ओके सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ मैं ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਮਾਨ और आज ਆਪਾਂ करेंगे RRB ग्रुप डी दे टॉप 30 क्वेश्चंस जो पहले RRB ग्रुप डी में आ रखे हैं। चलो जी मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास क्या है, ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात हो रही है तो रेजिस्टिविटी की जब भी बात होती है तो हमें याद रखना है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बीच में डिफरेंस। पहले तो ये, अब दूसरा है हमारे पास ओम मीटर है, इसका आंसर है ओम है, कूलम है, एम्पियर है। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो हमारे पास क्या है, ओम मीटर है, ओम है, कूलम है, एम्पियर है। तो यहाँ पे याद रखना है अगर रेजिस्टिविटी की बात हो रही है तो वहां पे याद रखना है ओम मीटर। अगर बात करते हैं रेजिस्टेंस की तो वहां पे है ओम, ठीक है जी। अगर बात करते हैं कूलम्ब की तो कूलम्ब क्या है हमारे पास, ये आवेश का है ऐसा यूनिट। अगर एम्पियर की बात करी जाए तो ये किसका है, करंट का है। ये किसका है, करंट का है। तो हमारा इसका आंसर क्या है, ओम मीटर की बात हो रही है। चलो जी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यूनिट ऑफ द पावर की बात हो रही है। शक्ति की इकाई क्या कहलाती है, वॉट, जूल, न्यूटन या पास्कल। अगर पावर की बात हो रही है तो हमने देखा था कि इसका इकाई क्या है, वॉट। इसकी क्या है इकाई, वॉट। अगर जूल की बात करी जाए ये आपकी ऊर्जा की एनर्जी है, इकाई, ठीक है जी। इकाई किसकी है, ये ऊर्जा की। अगर न्यूटन की बात करी जाए ये किसकी इकाई है, बल की बात हो रही है। अगर पास्कल की बात करी जाए तो पास्कल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, दाब की बात हो रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या है, वॉट है। और ये क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में कितनी बार आ चुका है। चलो जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यूनिट ऑफ द मोमेंटम की बात हो रही है, संवेग की बात हो रही है। संवेग की इकाई बताइए, ठीक है। अब संवेग पहले तो हम छोटे p से डिनोट करते हैं, छोटे p के साथ डिनोट करते हैं और किसके इक्वल होता है, मास इनटू वेलोसिटी या वेग। मास क्या है हमारे पास, द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है। तो अब हमें पता है कि जो हमारी ऐसा यूनिट है मास का, द्रव्यमान का, तो वो क्या है, kg है। तो ये क्या है, kg। और वेग किस में होता है, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। तो हमारे पास आंसर क्या है, ये बी आंसर है। तो याद रखना है संवेग की मोमेंटम की p इज इक्वल टू m इंटू वी। जो मास मतलब द्रव्यमान की बात हो रही है, v मतलब वेग की बात हो रही है। चलो जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द ऐसा यूनिट ऑफ द प्रेशर, कूलम्ब, ओम, जूल, न्यूटन। ओहो यहाँ पे तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है जी, ठीक है। यहाँ पे आप न्यूटन की जगह पे पास्कल कर लो, टाइपिंग एरर होगी जी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। दाब की ऐसा इकाई क्या है, कूलम्ब है, ओम है, जूल है या पास्कल की बात हो रही है। अगर कूलम्ब की बात करी जाए तो कूलम्ब हमारी इकाई है आवेश की, आवेश की, चार्ज की बात हो रही है। अगर ओम की बात करी जाए तो रेजिस्टेंस की, प्रतिरोध की बात हो रही है। अगर जूल की बात करी जाए तो किसकी बात हो रही है, ऊर्जा की बात हो रही है। तो हमारे पास ऐसे यूनिट ऑफ द प्रेशर क्या है, पास्कल, ठीक है जी। डी से आंसर याद रखना है आपको, पास्कल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर की, तापमान की बात हो रही है उसकी ऐसा यूनिट बतानी है। नॉर्मल हम टेम्परेचर जब मापते हैं अपने घरों में, है ना, हम कहते हैं 100 डिग्री बुखार है जी, 101 डिग्री हो गया जी, 103 डिग्री हो गया, है ना। तो वो क्या है, वो डिग्री सेल्सियस है। उसको आप ऐसा यूनिट नहीं मानोगे, उसको ऐसा ही इकाई नहीं मानोगे। तो हमारे पास ऐसा ही इकाई क्या होगा, डी आंसर है जी। इसमें भी केल्विन, केल्विन की बात हो रही है। तो केल्विन क्या है, हमारी एसआई यूनिट है, इकाई है तापमान की। चलो जी अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे यूनिट ऑफ द प्रेशर, अगर प्रेशर क्या है, हम कितना बल लगा रहे हैं किसी एरिया में, कितना बल लगा रहे हैं किसी एरिया में, उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर। उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर या दाब की बात हो रही है, ठीक है जी। तो प्रेशर क्या है हमारे पास, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की बात हो रही है, बल की बात हो रही है, नीचे एरिया है। फोर्स हमारा किस में होता है, फोर्स की ऐसा यूनिट है न्यूटन, छोटे एन से बड़े एन से डिनोट करते हैं, है ना, न्यूटन, न्यूटन की बात हो रही है। और एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर में। तो आप देखो फाइंड आउट करो, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है आंसर, सी आंसर है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 के कितनी शिफ्ट में आ चुका है, ठीक है जी। और जेई में भी आ रखा है ना। चलो जी अब नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी इकाई है जिसका ऐसा यूनिट एम्पियर है। अगर एम्पियर की बात हो रही है तो याद रखना ये एक साइंटिस्ट के पीछे नाम रखा गया है, उसका नाम था एंड्री मैरी एम्पियर, जिसने हमें करंट के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, करंट के बारे में बताया, ठीक है जी। अब करंट के बारे में बताया है तो ये किसकी यूनिट हो सकती है, वोल्टेज की हो सकती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की, आवेश की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, विद्युत प्रवाह की बात हो रही है या प्रतिरोध की बात हो रही है। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है हमारा ओम, हम देख चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट का है एम्पियर। अगर चार्ज की बात करी जाए तो कूलम है। अगर वोल्टेज हमारा वोल्ट के लिए, तो ये क्वेश्चन हमारा आंसर है, उसका आंसर क्या है हमारे पास, करंट, ठीक है जी। इसका क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत
प्रवाह की बात हो रही है। चलो जी, अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, व्हाट इज ऐसे यूनिट ऑफ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन की बात हो रही है तो रिटार्डेशन को आपने त्वरण मारना है, ठीक है। त्वरण कौन सा, जो आपकी दिशा से ऑपोजिट लग रहा है, आप जिस दिशा में जा रहे हो उस ऑपोजिट लग रहा है। इसका एग्जांपल ये है कि जब आप गाड़ी चला रहे हो, ब्रेक लगाते हो, उसमें क्या है, आपके दिशा के ऑपोजिट एक त्वरण लग रहा है, दिशा के ऑपोजिट एक त्वरण लग रहा है, उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। या मंथा की इकाई, ऐसा ही इकाई पूछी गई है ना, तो रिटार्डेशन की बात हो रही है। तो रिटार्डेशन या मंथा हमारा एक तरह का एसोलेशन या त्वरण है, बस क्या है, वो दिशा के ऑपोजिट लग रहा है, तो हमने इसको रिटार्डेशन बोल दिया। एसोलेशन, जैसे आप गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे हो, एसोलेटर पे ऊपर पैर रख रहे हो, मतलब स्पीड बढ़ा रहे हो, तो उसमें क्या है, हमारा त्वरण बन रहा है, बट उसको बोलते हैं एसोलेशन। उसको क्या बोलते हैं, एसोलेशन। तो हमारे पास क्या है, इसकी ऐसे यूनिट क्या होगी, हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या है जी, डी आंसर है इसका। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे यूनिट ऑफ द वोल्टेजेस, ऐसे यूनिट ऑफ वोल्टेज की बात हो रही है, तो वोल्टेज से तो हमें साफ साफ पता चल गया, वोल्ट की बात हो रही है। कूलम है, जूल है, वोल्ट है या वॉट है। वॉट तो हमने देखा था पार का, वोल्ट की बात करते हैं तो ये है ऐसे यूनिट ऑफ द वोल्टेज। अगर जूल की बात करी जाए, ये एनर्जी का है, ऊर्जा का है, ठीक है। अगर कूलम की बात करी जाए, ये किसकी इकाई है, आवेश की इकाई है, ठीक है जी। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है जी, सी आंसर, दैट इज वोल्ट, है ना। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1 नैनोमीटर की बात हो रही है, क्या होता है, 10⁻8 मीटर, 1/10⁻⁻9 मीटर, या 1/10⁸ RM, या डी की बात हो रही है 1/10⁹ मीटर। अगर बात करी जाए, 3-4 चीजें बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, बार बार पूछी जाती है, तो इसको ऐसे ही रट लेते हैं। एक FM से याद रखना है, एक FM से क्या याद रखना है, ए से है हमारे पास एंगस्ट्रॉम, ए से क्या है, एंगस्ट्रॉम। और कई बार आपको ऐसे भी आ सकते हैं, ए के ऊपर छोटा सा बिंदी सी लगी हुई ना, छोटी सी, ठीक है। अब इसमें क्या याद रखना है आपको, क्या याद रखेंगे हम, 10⁻⁻10 मीटर होता है, -10 की बात हो रही है, यहाँ पे माइनस में जा रही है पार, है ना। अगर बात करें एफ की बात, है ना, तो इसे याद रखना है फर्मी मीटर, इसे याद क्या रखना है, फर्मी मीटर। और फर्मी जहाँ पे आ गया, आपने याद रखना है 10⁻⁻15 मीटर की बात हो रही है, ठीक है जी। अब एम से याद रखना है माइक्रोन, माइक्रोन, और ये क्या है 10⁻⁻6 मीटर। अब नैनो की बात कर लेते हैं, नैनो में याद रखना है 10⁻⁻9 है एंगस्ट्रॉम से, ठीक है। 10⁻⁻9 की बात हो रही है, 10⁻�9। और यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है ना, अगर आप 10⁻9 को ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, 10⁻�9 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, डी आंसर है। चलो जी, ठीक है। अब मूव करते हैं, 1 कूलम पर सेकेंड का समय है, ठीक है। अब ये क्या चीज है, अब कितना आवेश फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, ठीक है। 1 सेकंड में कितना आवेश फ्लो कर रहा है, ये क्या बता रहा है, ये करंट बता रहा है। ये क्या बता रहा है, करंट। और करंट की ऐसा यूनिट किसने दी थी, एंड्री मैरी एम्पियर ने दी थी। और एम्पियर का नाम के पीछे ही हमारी ऐसा यूनिट है करंट की, है ना। तो इसका क्या है, एम्पियर। और एम्पियर क्या होगा, 1 कूलम आवेश फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में, बस, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है बी आंसर है, ठीक है जी। 1 एम्पियर की बात हो रही है। चलो जी, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। 1 पिकोमीटर की बात है रही है, एंगस्ट्रॉम हमने देख लिया, नैनोमीटर हमने देख लिया, फर्मी हमने देख लिया, माइक्रोन हमने देख लिया। तो पिकोमीटर की बात कर लेते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 पिकोमीटर कितने की इक्वल है, 10⁻⁻12 -12 मीटर की बात हो रही है, दैट इज 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर। तो सी आंसर से आपको याद रखना है, 10⁻⁻12 है, प्लस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो अगर दूरी देखनी है, कितनी गेड़ियां लगाई है, कितनी गाड़ी घुमाई है आपने, है ना, तो वो किससे देखी जाएगी, ठीक है। एसेलेरोमीटर से, ओडोमीटर से, स्पीडोमीटर से, या टैकोमीटर से। अगर टैकोमीटर की बात करी जाए तो ये आपकी एंगुलर स्पीड बताती है ना, एंगुलर स्पीड बताती है। अगर स्पीडोमीटर की बात करी जाए तो हमने नॉर्मल गाड़ियों में, बाइक्स में नॉर्मली स्पीडोमीटर लगा होता है, हमें दिखता भी है 40 की स्पीड, जैसे मम्मी पीछे बैठी हो, है ना, हमने गाड़ी चला रहे हैं, तो जैसे ही 100 से ऊपर क्रॉस हुई तो मम्मी बोले हाँ कितना तेज तेज भगा रहे हो, कितना तेज भगा रहे हो। तो वो क्या है, वो स्पीडोमीटर है ना, जो आपकी चोरी बता देता है ना। तो अब ओडोमीटर की बात करी जाए तो ओडोमीटर बताता है कितनी दूरी तय करेगी, कितनी गेड़ियां मारी आपने। तो ये क्या है आपका ओडोमीटर, ठीक है जी। ये हमारा ओडोमीटर है जो हमारे गेड़ियों के बारे में बताता है। अब इकोलोकेशन ऑफ द शिप्स, ठीक है, इकोलोकेशन यूज करते हैं शिप्स में
ठीक है जी, उसका क्या यूज है, क्यों यूज करते हैं हम शिप्स में, ठीक है जी, उसको क्या है, डेप्थ ऑफ द लाइट, प्रकाश की गहराई देखने के लिए, मछली का घनत्व देखने के लिए, या पानी की गहराई, या समुद्री वनस्पति का घनत्व देखने के लिए। देख लो जी, प्रकाश की गहराई तो हमने देखनी नहीं है, पानी के अंदर नहीं देखनी है ना, शिप को क्या काम उससे। अब मछली की घनत्व, मछली वैसे ही पकड़ के खा लेंगे तो मछली का घनत्व तो देखना ही नहीं है ना, ठीक है। अब क्या है, बात है पानी की गहराई की बात हो रही है, यहाँ पे आप पानी की गहराई देखते हो। टाइटैनिक शिप के बारे में एक स्टोरी बताई गई थी ना, कि मतलब नीचे चट्टान थी, चट्टान से मतलब लाइक टकरा गया था और फैल गया था ना, तो नीचे चट्टानें बहुत सारी हमारे ऑब्स्टेकल्स होती है, उसको देखने के लिए, उसकी गहराई देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इकोलोकेशन इन द शिप्स यूज करते हैं, जहाजों में इसका उपयोग करा जाता है, ठीक है। क्या मापने के लिए, पानी की गहराई, पानी की गहराई मापने के लिए। चलो जी, अब नेक्स्ट में मूव करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ द मिल्क। अगर डेंसिटी ऑफ द मिल्क की बात कर रहे हैं, दूध का घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा यंत्र है हमारे पास, हाइड्रोमीटर या लैक्टोमीटर या बैरोमीटर या थर्मोमीटर। थर्मोमीटर तो पता है जी, ठीक है, हमारा टेम्परेचर मापने के लिए नॉर्मल हम लैब्स में भी यूज करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं, ठीक है जी, तो थर्मोमीटर तो है नहीं, ठीक है जी। अगर बात करते हैं बैरोमीटर, तो कई बार क्वेश्चन आता है बैरोमीटर के ऊपर भी, कि बैरोमीटर क्या मापने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ये यूज करते हैं हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडल दाब को मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बैरोमीटर, हम क्या यूज करते हैं, बैरोमीटर। अगर बात करी जाए डेंसिटी ऑफ द मिल्क, दूध का घनत्व मापने के लिए हम यूज करते हैं लैक्टोमीटर, हम क्या यूज करते हैं, लैक्टोमीटर यूज करते हैं। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इकोलोकेशन का प्रकार क्या है, वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, रडार है, सोनार है। तो क्या होता है, आप क्या करते हो, नीचे आप तरंग भेजते हो, ठीक है, नीचे तरंग भेजते हो, वो वापस टकरा के ऊपर आती है, फिर आप उसका टाइम नोट डाउन करते हो कि कितने टाइम में आई, ठीक है, उससे आपको पता चलता है कि कितनी दूरी ट्रेवल करी उतने टाइम में उसने, ठीक है, कितने टाइम में वापस आई है, तो आपको सारी चीजें पता चल जाती है, कितनी नीचे तक उसकी डेप्थ है, कितनी गहराई है। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, सोनार यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सोनार, ठीक है जी। चलो जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द वोल्टेज। अगर वोल्टेज की बात करी जाए, नॉर्मल हमारे घर में कोई इलेक्ट्रिशियन आता है तो क्या करता है, 2 तार पकड़ता है, ऐसे करके किसी जगह पे लगा देता है ना, तो वो क्या करता है, उसके अंदर उसके पास वोल्ट मीटर होता है, उसमें देखता है, वोल्टेज चेक करता है, अच्छा वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रही है, अच्छा सेम रह रही है, आ रही है या नहीं आ रही। तो ये सारी चीज़ें किससे पता चलती है, एमीटर से, पोटेंशियोमीटर से, या गैल्वोमीटर से, या वोल्ट मीटर से। किससे बात करते हैं, वोल्टेज मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो क्या है हमारे पास, एमीटर है, पोटेंशियोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, या वोल्ट मीटर है। तो याद रखना है, वोल्टेज की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है। गैल्वेनोमीटर हमारे छोटे जो करंट होते हैं ना, टिड्डे से करंट होते हैं, उनको यूज करने के लिए, उनको देखने के लिए, हाँ डिफ्लेक्शन हो रही है, क्या है, सुई बस हल्की सी हिलती है, ठीक है, डिफ्लेक्ट होती है, तो वो गैल्वेनोमीटर है। हमारा एमीटर जो है ना, एमीटर हमारा करंट बताता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो एक्चुअली में उसका माप बताता है कि हाँ जी इतना करंट फ्लो हो रहा है। गैल्वेनोमीटर सिर्फ एक डिफ्लेक्शन बताता है या नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एमीटर हमारा क्या बताता है, इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए यूज होता है। अगर बात करते हैं ओम मीटर, तो ओम मीटर किसके लिए यूज करते हैं, ओम मीटर हमारा होता है फॉर रेजिस्टेंस। किसके लिए यूज होता है, फॉर रेजिस्टेंस। चलो जी, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर स्केलर क्वांटिटी की बात करी जाए, इनमें से कौन सी एक अदिश राशि है। अदिश राशि है तो हमारे पास है प्रेशर है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, मोमेंटम है। अदिश राशि मतलब इसकी कोई दिशा नहीं है, इस राशि की कोई दिशा नहीं है, ठीक है, इसका सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होगा। अब बात करते हैं, प्रेशर है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, मोमेंटम है। फोर्स की भी एक दिशा है, डिस्प्लेसमेंट, अगर हम त्वरण की, अगर हम बात करते हैं विस्थापन की, विस्थापन की भी एक दिशा है। अगर दूरी की बात करी जाए, दूरी की दिशा नहीं है, दूरी की कोई दिशा नहीं होती, ठीक है जी, बट हमारी विस्थापन की दिशा होती है। और हमारा विस्थापन और दूरी तब इक्वल होता है जब एक पॉइंट पे सीधी सरल रेखा में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है या कोई बॉडी मूव कर रही है, तब हमारा विस्थापन और दूरी दोनों बराबर हो जाती है। तो इसमें ये चीज याद रखनी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी। हमारी स्केलर क्वांटिटी क्या है, हमारी प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या दबाव से याद रखना है, दाब से याद रखना है, ठीक है जी। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण है और कोई दिशा नहीं होती। इनमें से कौन सी सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब ये है कि आपके पास दिशा भी है और उसका परिमाण भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, दोनों चीजें हैं। तो वर्क की बात हो रही है, स्पीड की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, या एनर्जी की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है जी। सदिश राशि
ठीक है जी। अगर बात करी जाए यहाँ पे स्पीड की, यहाँ पे बात करते हैं स्पीड की, हमारे पास क्या है, स्पीड सिर्फ ये बताती है कि कितनी बे चल रहा है, चाल कितनी है, ठीक है, बट इसके पास डायरेक्शन नहीं है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है जी। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करी, विस्थापन की, हमने देखा था कि दूरी में क्या है, दूरी में कोई डायरेक्शन होती है या नहीं होती, आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। डायरेक्शन में अगर दूरी की बात करी जाए तो कोई डायरेक्शन या कोई दिशा नहीं होती उसकी, सिर्फ वो बताता है कि कितना हमने मूव करा। अगर बात करी जाए यहाँ पे है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वो है वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास क्या है, दिशा भी है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। ओके जी, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे बात हो रही है किसके पास दोनों दिशा और परिमाण दोनों है, मास, द्रव्यमान की बात हो रही है, तो द्रव्यमान तो हो नहीं सकता, ठीक है। अगर डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस के पास डायरेक्शन होती नहीं है, विस्थापन के पास डायरेक्शन होती है, दिशा होती है। अगर मोमेंटम की बात करी जाए, मोमेंटम हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो हमारे पास क्या है, m इंटू वी। हमेशा वेग के पास एक दिशा होती है, इस वजह से मोमेंटम के पास या संवेग के पास भी एक दिशा होती है, तो इसके पास हमारे पास क्या आएगा, मोमेंटम। इसमें सी ऑप्शन कर लेना जी, इसमें संवेग की बात हो रही है, संवेग की बात हो रही है, ठीक है जी। चलो अब नेक्स्ट के बाद मूव करते हैं। इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज विच इज नॉट अ रिलेटिव क्वांटिटी। अब इसमें आपने रिलेटिव क्वांटिटी बताने कौन सी नहीं है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्टेंस है। तो दी गई भौतिक मात्राओं में कौन सी सापेक्ष मात्रा नहीं है। अगर रिलेटिव क्वांटिटी की बात करी जाए, अगर रिलेटिव क्वांटिटी की बात करी जाए तो हमारा एक्सेलरेशन क्या है, वो भी टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है हमारी डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है जी। अब कौन सी चीज ऐसी है जो इज नॉट अ रिलेटिव क्वांटिटी, कोई चेंज नहीं है ना, तो ये क्या हमारी डिस्टेंस है, क्या है जी, डिस्टेंस, दूरी की बात हो रही है। चलो जी हम नेक्स्ट की बात करते हैं। इन द वर्क देयर इज नो डायरेक्शन ओनली हैव अ मैग्नीट्यूड। काम की कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण है, कोई दिशा और परिमाण नहीं है। या सी ऑप्शन है परिमाण और दिशा दोनों मौजूद है, या डी ऑप्शन केवल दिशा और कोई परिमाण नहीं है। तो अगर वर्क की बात करी जाए तो हमारे पास, अगर हम काम की बात करी जाए, वर्क की बात करते हैं, तो वो क्या होता है, बल कितना लगा है और इनटू आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लेते हो या विस्थापन की बात करते हो, तो वर्क का कोई दिशा नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, कोई दिशा नहीं होती, सिर्फ केवल परिमाण होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। देखो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, बट दिशा नहीं है, तो क्या बात हो रही है, वर्क की बात हो रही है, काम की बात हो रही है, इंपल्स की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, या बल की बात हो रही है। तो बल की भी एक दिशा थी, विस्थापन की भी एक दिशा है, ठीक है, इंपल्स की भी एक दिशा है, तो हमारे पास क्या है, वर्क। वर्क में उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसके पास दिशा नहीं पाई जाती। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डू मोर वर्क। ठीक है, कौन सा ऐसा है केस जिसमें ज्यादा काम किया जाता है। क्या है, एक उठा हुआ हथौड़ा, आपने हथौड़े के ऊपर रख दिया, ठीक है, उठा लिया, ठीक है, बंदूक द्वारा चलाई गई गोली, ठीक है, या एक चलती पत्थर, या एक रोटेटिंग व्हील, ठीक है, या पहिया जो रोटेट कर रहा है। तो इसमें ये चीज याद रखना है, हमने हमेशा देखा है मोमेंटम कंजर्वेशन देखते हैं, संवेग देखते हैं, कंजर्व करते हैं उसको, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमने बुलेट फायर करा है ना, गाड़ी मतलब लाइक हमने गन चलाई, तो क्या है, बुलेट आगे चला गया ना, तो उसमें क्या है, उसमें सबसे ज्यादा आपका काम किया जाता है, तभी तो इंसान मार देते हो ना, ठीक है। तो इसमें क्या है, अ बुलेट फायर्ड बाय द गन, इसमें सबसे ज्यादा काम करा जाता है, बंदूक द्वारा चलाई गई गोली, बी आंसर, ठीक है जी। चलो अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, आ पोर्टर रेज 12 kg ऑब्जेक्ट, 12 kg का एक 12 किलो का एक वस्तु उठाता है, ठीक है, और वस्तु के सतह से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर ऊपर रखता है। वस्तु ऊपर किया गया कार्य का बताइए, ठीक है, कितना कार्य करा गया, ठीक है। कार्य की बात करते हैं, जब भी काम या कार्य की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, वर्क या कार्य कितना होगा, याद रखना है जी, बल इनटू, ठीक है, वैसे तो यहाँ पे cos थीटा भी आता है, बस यहाँ पे वो चीज नहीं याद रखे आपको, ठीक है, बल इनटू हमारे पास क्या है, डिस्टेंस या दूरी या विस्थापन
उसको याद रखना है आपको। ठीक है जी। अब इसमें क्या है हमारे पास, बल की बात करी जाए, अगर हमने ग्रेविटी की बात करते हैं, ग्रेविटी की बात करते हैं तो ग्रेविटी में क्या होता है हमारे पास क्या है, m इंटू जी, m इंटू जी की बात हो रही है। ठीक है जी। अब m इंटू जी क्या है, मास क्या है हमारे पास 112 दे रखा है, जी हमारे पास क्या दे रखी है, त्वरण ड्यू टू जो ग्रेविटी होती है वो 10 है। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो हमारे पास इसका मल्टीप्लाई करके आ गया 180 जूल। तो कार्य कितना करा गया, 180 जूल की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑलरेडी ग्रुप डी में आ चुके हैं। टॉप 30 क्वेश्चंस हम लेके आए हैं। इन द नेक्स्ट सीरीज हम और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है जी, टेक केयर एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।